जय हिंद। A1 एडवांस क्लासेस के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दे रहे हैं कि अगर केहू का गाय भैंस बकरी छोड़ैले हो तो ओके बांध के ओकरे बाद ही वीडियो स्टार्ट करें, ताकि ये वीडियो स्टार्ट के लिए बाद शुरू से अंत तक देखा कि वो डिस्टर्ब न करे। ऐसे एक दिन ऑफलाइन क्लास चलत रहा है तो एक ही फ़ोन आल गार्जियन का, सर जी हमारे बेटुआ के तनी भेज देता, भैंसिया छुड़ाए हो पकड़ात ना हो बांधे के हो। तो क्लास जैसे स्टार्ट भल तैसे ही पनौती आ गल कि भैंसिया छुड़ा ले बा। तो ऐसा वीडियो जैसे स्टार्ट हो ऐसा ना हो कि भैंसिया छुड़ा ले तो फिर डिस्टर्ब हो जा। तब बैठे तो बिल्कुल एकदम अच्छे से और शुरू से अंत तक वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चाहे वो 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें या फिर आपके वनडे किसी एग्ज़ाम की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, उन सभी में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बायोलॉजी का ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक होता है। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है कई चीज़ों का समूह जो होता है उसी को हम सिस्टम कहते हैं। तो हमारे श्वसन में कई अंग मिलकर के काम करते हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब कौन कौन से अंग है आगे वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा जान लेते हैं, श्वसन की परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि परिभाषा ही बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों परिभाषा की अगर हम बात करें तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर के अंदर कोशिकाओं में पहुंचती है और भोजन के संपर्क में आकर उसका ऑक्सीकरण द्वारा उससे ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो रही हमारी श्वसन की परिभाषा। एक छोटा सा परिभाषा और देख लेते हैं, क्योंकि ताकि याद रहे आपको, ठीक है। देखिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना श्वसन कहलाता है। यानी वायुमंडल से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से तक जाती है, फेफड़ों के वहाँ से फिर ब्लड के माध्यम से हमारे कोशिकाओं तक जाती है। फिर वहाँ से क्या होता है, कोशिकाओं से ये कोशिकाएं ब्लड से ऑक्सीजन ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती हैं और फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक आता है, फेफड़ों से फिर हमारे नासा गुहा द्वारा बाहर निकल जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है यही क्या कहलाती है दोस्तों, श्वसन कहलाती है। श्वसन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ऑक्सी श्वसन, दूसरी होती है अनाक्सी श्वसन। अगर हम बात करें ऑक्सी श्वसन की, तो ऐसे श्वसन जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन। क्लियर? जैसे हम लोगों में है ना, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये ऑक्सी श्वसन कहलाता है। और ऐसे श्वसन जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, जिनमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, उनको हम ऐसे श्वसन को हम कहते हैं अनाक्सी श्वसन, जो कि परजीवियों में होता है या निम्न श्रेणी के जीवों में होता है ऐसा श्वसन, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये कि श्वासोच्छ्वास किसको कहते हैं। श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग सिस्टम, है ना। देखिए, श्वासोच्छ्वास की अगर हम बात करें तो हमारी जो श्वसन होती है दो चरणों में कंप्लीट होती है। देखिए, एक तो हम गैसों को अंदर ग्रहण करते हैं, है ना। एक बार हम श्वसन गैसों को अंदर खींचे फिर उसके बाद त्याग देते हैं, यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है यही कहलाती है दोस्तों श्वासोच्छ्वास। क्लियर हुआ? ये टॉपिक एक एक करके हम पूरी क्लियर करा के मानेंगे एकदम, बिल्कुल आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। एकदम ये टॉपिक जो है हलवा बनाकर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं।
अब देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन या फिर अन्य गैसेज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन तो है नहीं, बहुत सारी गैसें हैं। अब वो कौन कौन सी गैसें हमारे अंदर जाती हैं और कितनी मात्रा में बाहर आती हैं, इसको भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। तो हम देखते हैं इसको। अब एक साइड हम लिख लेते हैं इन साइड और दूसरे साइड हम लिख लेते हैं आउटसाइड, है ना। हमारे अंदर कौन सी गैसें जाती है और बाहर कौन सी गैसें आती हैं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखते हैं नाइट्रोजन, बहुत ज़रूरी है ये, है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है दोस्तों। कितनी प्रतिशत? 78%। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो है नाइट्रोजन, 78%, 78%, है ना। और दूसरी गैस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है दोस्तों? 21%। कितनी है? 21%, है ना। और उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ये कितनी जाती है भाई? 0.03%। तो ये सभी गैसें जाती हैं हमारे अंदर जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जब हम गैसों को अंदर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो अंदर चलेगा, बाहर कौन से गैसें आती हैं इसको भी जानना, या कितनी मात्रा में आती है इसको भी जानना बड़ा ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है जितनी जाती है उतनी वापस चली जाती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिका बोलती है जा भाई बाहर जा, तुम्हारी ज़रूरत हमारे अंदर नहीं है, तो ये पूरी की पूरी वापस चली आती है, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन जाता तो 21% है, लेकिन आता सिर्फ 17% है। 4% कहाँ गया? अभी बता रहे हैं कहाँ गया, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 4% वापस आता है। अभी कहाँ से आ गया? गया तो 0.03% ही गया, लेकिन वापस आ रहा है 4%। अभी कहाँ से आया? तो दोस्तों ये जो ऑक्सीजन गया था ना 4%, वही वापस आ रहा है। जी हाँ, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा फिगर। तो इस फिगर के माध्यम से हम फिर इस श्वसन को, पूरे श्वसन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम श्वसन देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है नेसल कैविटी यानी नासा गुहा, ठीक है। और उसके पहले आता है हमारा नासा छिद्र। आपको दिख रहा होगा, ये हमारी जो नाक होती है 2 छिद्रों के रूप में बाहर आकर के खुलती है ना। 2 छिद्र होते हैं और दोनों छिद्र जो होते हैं, दोनों छिद्रों को एक पतली सी परत जिसको हम कहते हैं नासापट्ट द्वारा विभाजित होते हैं। ये जो दोनों छिद्र होते हैं एक परत द्वारा विभाजित होते हैं जिसको हम कहते हैं नासापट्ट, ठीक है, जो पतली सी परत होती है। अब ये नासा छिद्र जो होते हैं आगे चल करके, है ना, नेसल कैविटीज यानी नासा गुहा, ठीक है, में खुलती है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि छोटे छोटे रोए जैसे बाल होते हैं ना, ये बड़ी ही ज़रूरी है। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हमें श्वसन किसके माध्यम से करना चाहिए, मुख से या फिर नाक से। तो हम बोलते हैं भाई हम तो मुख से भी कर सकते हैं, नाक से भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया, मुख से भी कर लेते हैं तो ठीक है ना, नाक से नहीं कर पा रहे तो। लेकिन हमको हमेशा श्वसन नाक के द्वारा ही करना चाहिए। नाक से श्वसन क्यों करना चाहिए बता रहे हैं भी ना। देखिए नाक में हमारे होते हैं छोटे छोटे रोए जैसे बाल, ठीक है। अब ये बाल क्या करते हैं, ये हमेशा म्यूकस के द्वारा गीले रहते हैं, म्यूकस के द्वारा गीले रहते हैं, जिसको हम श्लेष्म में भी कह सकते हैं। अब ये गीले होने की वजह से हमारे वायुमंडल से कोई धूल मिट्टी के कण या फिर कोई बैक्टीरिया अंदर जाता है गैसों के साथ, तो जा नहीं पाता है, उसी रोए बाल में चिपक जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 खिड़की है, किसी कमरे में 2 खिड़की है, दोनों खिड़की में कोई पर्दा टंगा हुआ है। एक पर्दे को हम गीला कर दें, एक पर्दे को सूखा कर दें। अब वो पर्दा देखोगे जो गीला होगा उस पर धूल मिट्टी के कण आसानी से जाकर के चिपक जाएंगे, लेकिन जो सूखा होगा उस पर ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। तो ऐसे ही हमारा जो ये बाल होता है नाक में, ये गीले रहते हैं हमेशा म्यूकस से। इसकी वजह से जो धूल मिट्टी के कण जाते हैं वो जाकर वहीं चिपक जाते हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं ना।
और उसी को ढूंढने के चक्कर में कुछ लोग उंगली डाल के घंटों खोजते रहते हैं, भाई क्या कहाँ गया, ऐसा खोजते हैं जैसे लगता है सोना चांदी इसी में छिप गया हो, है ना। खोजते रहते हैं कि भाई मिल जाए, जा करके मार्केट में उसको बेच करके पैसा ले ले। भाई सोना चांदी नहीं होता, कचड़ा होता है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे हमारी ये जो नासा गुहा है ग्रसनी में आके खुलती है ना, फेरिंग्स में। और ग्रसनी जो होती है कंठ में जाके मिलती है। अब ये कंठ क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो देखेंगे ये उभरता है ना, तो इसी को हम कहते हैं कंठ। टेटुआ भी बोलते नहीं गांव में, ज्यादा बोल पे टेटुआ दबा दे ना, तो यह होता है टेटुआ, इसी को हम कंठ भी बोलते हैं। और यहीं पे हमारा स्वर यंत्र होता है। स्वर यंत्र मतलब होता है वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर इसी को दबा देंगे तो हमारी आवाज नहीं निकलती है, चेक कर लेना। अब कंठ तक आने के बाद ये जो ग्रसनी होती है 2 भागों में बट जाती है, या हम कह सकते हैं कंठ तक आने के बाद जो हमारी नली होती है 2 भागों में बट जाती है, जिसको कि हम आपको जब पाचन पढ़ा रहे थे तो बताए थे। एक हमारी चली जाती है आमाशय में, है ना, और दूसरी हमारी चली जाती है फेफड़ों में यानी लंग्स में। जो लंग्स में जाती है उसको हम कहते हैं ट्रैकिया यानी श्वास नली। अब ये जो श्वास नली होता है हमारे आहार नाल की तरह नहीं होता है। ये जो श्वास नली होता है यह उपास्थि का बना होता है। अस्थि और उपास्थि, अस्थि मतलब होता है हड्डी, उपास्थि जो होता है यह भी एक हड्डी होती है लेकिन नर्म और लचीली होती है, जो हमारे नाक में, है ना, नाक के अगले हिस्से में यहाँ पे पाया जाता है, या फिर कान में पाया जाता है। ये कान जो होता है ये भी उपास्थि का बना होता है ना, या हड्डियों की जो जोड़ होते हैं वहां पर भी पाया जाता है। तो ये जो उपास्थि होते हैं, ये उपास्थि वलय की बनी होती है। हमारी जो ट्रैकिया होती है, श्वास नली जो होती है, क्यों इसकी बनी होती है, क्योंकि हमारी देखिए आहार नाल की भांति यह भी अगर लचीली होती, एकदम पूरा आहार नाल की तरह होती ये भी नली ना, तो जब इसमें गैसें नहीं होती तो ये आपस में चिपक जाती, और जब चिपक जाती तो हम श्वसन नहीं कर पाते, है ना। इसीलिए यह उपास्थि की बनी होती है, और उपास्थि की बनने के कारण ही यह चिपकता नहीं है। नहीं जैसे भी हम जैसे इस गैस नहीं होती हमारे फेफड़ों में या नलिकाओं में, तो ये चिपक जाती है आपस में। तो इसमें एक सी आकार के छल्ला बना होता है ना, वह सिकुड़ने नहीं देता है इस नली को। जैसे आप देखोगे नहर के आसपास कहीं बहुत सारे इंजन लगे होते हैं खेतों में पानी भरने के लिए। अब इंजनवा के जो पीछे होते हैं ना, एक सेक्शन पाइप लगा होता है, उस सेक्शन पाइप में छल्ले जैसी संरचना होती है। वो क्या करती है कि उस सेक्शन पाइप को सिकुड़ने नहीं देता, क्योंकि जब इंजन चलने लगता है तो वो प्रेशर के साथ खींचता है ना पानी को, और खींचने के चक्कर में अगर वो नॉर्मल पाइप रहता तो वो पूरा सिकुड़ जाता और सब इकट्ठा हो जाता है ना। लेकिन उसमें जो छल्ले जैसी संरचना होती है वह पाइप को सिकुड़ने नहीं देती है। ऐसे ही हमारे इस ट्रैकिया में यानी श्वास नली में जो उपास्थि वलय होती है यह हमारे श्वास नली को सिकुड़ने नहीं देती है, जिससे कि हमारी श्वसन निरंतर चलती रहती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये जो हमारी श्वास नली होती है आगे चल करके 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, अब ये 2 भागों में बट करके श्वसनी का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं श्वसनी। एक चली जाती है हमारे दाहिने फेफड़े में और एक चली जाती है बाएं फेफड़े में। और दोस्तों एक चीज याद रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये जो दाहिना फेफड़ा है यह 3 पिंडों में विभक्त होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि हमारा दाहिना फेफड़ा कितने पिंडों में विभक्त होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि हमारा दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभक्त होता है, तो 3 पिंडों में। लेकिन बायां फेफड़ा जो होता है 2 पिंडों में विभक्त होता है। आगे पढ़ाएं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक चीज छूटा था कि देखिए कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम भोजन को करने लगते हैं, खाना खाने लगते हैं, तो हिचकी आने लगती है। हाँ, क्यों आती है भाई? देखिए यहाँ पर जब मैंने बताया कि 2 नली होती है, अब उन नली के ऊपर एक तो वाल्व होता है ना, जिसको कहते हैं घाटी ढापन। हिंदी में कहते हैं घाटी ढापन और अंग्रेजी में कहते हैं एपिग्लॉटिस वाल्व। अभी करता क्या है, जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय इस श्वसन मार्ग को बंद कर लेता है।
और अगर यही हमारे श्वसन मार्ग को बंद ना करे तो ई भोजन जो होता है हमारे चल जाएगा श्वास नली में, और जब श्वास नली में चला जाएगा भोजन तो हमको जोर जोर से खांसी आने लगता है ना। कभी कभी जब आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठो खाना खाने, बड़ों के साथ बैठो, तो वो बोलते हैं कि भाई खाना खाते समय बात मत करो। कभी कभी तो कोई धर भी देता है ना एक, है ना। तो क्यों बोलते हैं? वो बोलते हैं भाई खाना खाते समय बात मत करो। ऐसे एक बार मुझे याद है मेरे नाना जी, मैं ऐसे खाना खा रहा था उनके साथ बैठ के, तो कुछ बोल रहा था मैं, और अचानक से उठे और धर दिए ना। बोल रहे हैं कि खाना खाते समय बात नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी बात कर रहे हो। हम बोले क्यों नहीं किया जाता? तो बोल रहे हैं कि पाप पड़ता है ना, भगवान जी गुस्सा आ जाते हैं। और हमको उस समय ये नहीं पता चला कि कौन से भगवान जी, लेकिन अब जब पढ़ रहे हैं ना तब पता चल रहा है कि हाई भगवान जी हमें लगता है गुस्सा आ जाते होंगे। जब इसके पास भोजन आता होगा तो ये गुस्सा आ जाता है, अरे इसका रास्ता उधर है, इधर कहाँ से आ रहा है ना। देखिए, तो यही एपिग्लॉटिस जो होता है हमारे श्वास मार्ग को बंद करता है। कब भाई? जब हम भोजन कर रहे होते हैं तब। और ये अगर बंद नहीं करता तो हमारी जो भोजन होते हैं हमारे श्वास मार्ग में चला आता है, हमको जोर जोर से खांसी आने लगता है ना, श्वसन अवरुद्ध होने लगता है। तो कभी कभी इसी कंडीशन में आता है कि जो अगर आप चावल खा रहे हो या कुछ भी भोजन खा रहे हो तो हमारे नाक से निकल जाता है ना। तो हमें खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भोजन यहाँ पे चले आते हैं, श्वसन मार्ग में चले आते हैं, जिससे हमारी श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जो हमारी श्वास नली होती है वो आगे चल करके दो भागों में बट जाती है, जिसको हम श्वसनी कहते हैं। अब ये श्वसनी जो होती है, एक चली जाती है दाएं फेफड़े में और दूसरी चली जाती है बाएं फेफड़े में। दाएं फेफड़े की जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो 3 खंडों में विभक्त होता है, ठीक है। और जो बायां फेफड़ा होता है वो 2 खंडों में विभक्त होता है, यानी बटा हुआ होता है, ठीक है। आगे हमारी जो श्वसनी होती है बाएं वाली 2 खंडों में, ठीक है, और दाहिने वाली 3 खंडों में, 3 ब्रांच में बट जाती हैं, जिनको हम श्वसनिकाएं कहते हैं। और इन श्वसनिकाओं के अंत में अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं कूपिकाएं या एल्वोलाई बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको एल्वोलाई बोलते हैं और हिंदी में इसको हम बोलते हैं कूपिकाएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कूपिकाएं, ठीक है। ये कूपिकाएं जो होती हैं अंगूर के गुच्छे जैसी होती हैं, ठीक है। अब जब हम श्वसन करते हैं, गैसें हमारी अंदर आती हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाती है, यानी नासा गुहा में आती है, नासा गुहा से हमारे ग्रसनी में आती है, ग्रसनी से कंठ तक आती है, कंठ से श्वास नली के माध्यम से वो हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में आने के बाद यानी फेफड़ों के कूपिकाओं में आती है। कूपिकाएं जो होती हैं अंगूर के गुच्छे जैसी होती हैं, और ये जो कूपिकाएं होती हैं इनमें ब्लड भरा होता है, और इनके चारों तरफ केशिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं जिनमें ब्लड रहता है। और जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पहुँचता है वह ब्लड इन ऑक्सीजन को लेकर के हमारे पूरे शरीर में जाती हैं। अब शरीर में जाने के बाद शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाती हैं, इसको लेकर के शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाती हैं। अब जब कोशिकाओं तक पहुंचती हैं उनका दरवाजा खटखटाती हैं, भैया कुछ चाहिए, ऑक्सीजन लेके आए हैं, चाहिए तो बता दीजिए। अब जब कोशिकाएं बोलती हैं भाई आ गए हो तो हमको ऑक्सीजन दे ही दो, क्योंकि हमको ऊर्जा की आवश्यकता है ना। अब ऑक्सीजन ब्लड से ले करके उनको क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड की। भैया आए हो तो कुछ लेते जाओ, है ना, खाली हाथ काहे जा रहे हो? खाली हाथ जाना पाप लगता है ना। तब वो जो होते हैं ब्लड जो होते हैं ऑक्सीजन को दे देते हैं कोशिकाओं को, कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके पुनः फिर से वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब आकर के यानी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से पुनः हमारे नासा गुहा द्वारा नासा गुहा और फिर नासा गुहा से नासा छिद्र से वापस हमारे वायुमंडल में चले जाते हैं।